नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है या शायद भुला दिया गया है। ये कहानी है अविभाजित ग्वालपाड़ा के बोडो कछारी लोगों की, उनकी जमीन की और उनकी उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। जब असम का नाम असम भी नहीं था, तब बोडो कछारी इस जमीन को अपना घर कहते थे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये हमें बताता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी के असल सबसे पहले रहने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी कौन थे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। समझते हैं कि वो प्राचीन जमीन क्या थी और वहाँ के पहले बाशिंदे कौन थे। अविभाजित ग्वालपाड़ा जिले और बोडो लोगों के इतिहास पर आज हम गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वो ब्रह्मपुत्र घाटी के प्रथम जन्मे यानी सबसे पुराने निवासियों की कहानी बताते हैं। आज हम इन्हीं दस्तावेजों की मदद से समझेंगे कि इस समुदाय ने अपनी पहचान, अपनी जमीन और संस्कृति को कैसे सहेजा और कैसे बदला। और ये सिर्फ एक इलाके का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी समाज के खुद को पहचानने और अपने हक के लिए खड़े होने की एक जबरदस्त कहानी है। बिल्कुल। और ग्वालपाड़ा को अक्सर बोडो पुनर्जागरण का पालना भी कहते हैं। अच्छा, पालना एक क्रेडिल ऑफ रेनेसां। हाँ, क्रेडिल ऑफ रेनेसां। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि कैसे एक जनजाति जो ज्यादातर जंगलों में रहती थी, वो 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते एक, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकली अवेयर कौम बन गई। तो आज हमारा मकसद इसी सफर को समझना है जी, कि जंगल में रहने वाली एक जनजाति से यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। ठीक है, तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि बोडो लोग, जिन्हें पुराने जमाने में कछारी भी कहा जाता था, वो असम के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। हाँ, जब घाटी में कोई और बड़ा समुदाय नहीं था तब वे यहाँ थे। और खास तौर पर ग्वालपाड़ा में उन्हें मिच नाम से जाना जाता था। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात है। एडवर्ड गेट जैसे इतिहासकारों ने उन्हें सिर्फ पुराने निवासी नहीं कहा, बल्कि मास्टर सेटलर्स कहा है। मास्टर सेटलर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उन्होंने ही इस घाटी को बसाया था, यहाँ रहना शुरू किया था। खासकर पूर्वी द्वार के जो घने जंगलों वाले इलाके थे, वो पहले लोग थे जिन्होंने वहाँ बस्तियां बसाई। अच्छा। उनका समाज कबीलों या अरी में बटा हुआ था, जैसे बासुमातारी, नारजारी, मुसाहारी, जो आज भी उनके सरनेम हैं। और यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोतों में बोडो और कोच समुदाय के बीच एक बहुत गहरे रिश्ते का जिक्र है। ऐसा लगता है कि वे एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। समाजशास्त्री इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जनजाति जाति सातत्य। ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा और दिलचस्प है। इसका मतलब है कि जनजाति और जाति के बीच कोई पक्की दीवार नहीं होती। लोग एक से दूसरे में जा सकते हैं। सदियों तक बोडो यानी मेच और कोच लोगों में कोई खास फर्क नहीं था। उनकी जड़ें एक थीं, भाषा मिलती जुलती थी। लेकिन फिर हिंदू धर्म के असर से एक बंटवारा होना शुरू हुआ। ये तो कमाल की बात है। एक ही परिवार के लोग सिर्फ कुछ पीढ़ियों के अंदर धर्म और भाषा बदलने से दो अलग अलग समूहों में बंट गए। ये कैसे हुआ? बिल्कुल यही हुआ। देखिए, जो लोग अपने पुराने रीति रिवाजों, अपनी बाथो पूजा, अपनी बोडो भाषा और संस्कृति, जैसे चावल की बियर यानी जो पीने की परंपरा, वो मेच या बोडो ही कहलाए। और दूसरे? लेकिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया, अपनी बोडो भाषा छोड़कर वहाँ की इंडो आर्यन बोली अपना ली और कुछ पुरानी आदतें छोड़ दी, उन्हें समाज में कोच जाति का दर्जा मिल गया। अच्छा। असम में एक पुरानी कहावत आज भी चलती है, आजिर बोडो कालिर कोच, यानी आज का बोडो कल का कोच है। बिल्कुल, ये इसी बदलाव को दिखाता है। तो क्या मैं ये सही समझ रही हूँ कि जिस कोच राजवंश ने उन पर राज किया, वो असल में बाहर से नहीं आए थे, बल्कि वो खुद ही बोडो समुदाय से निकले थे? अब बिल्कुल सही समझी। कोच राजवंश की जड़ें बोडो मेच समुदाय में ही थी। ओह। इस राजवंश को शुरू करने वाले थे बिस्वा सिंघा। उनका असली नाम था बिसु, और वो चिकना पहाड़ियों के एक ताकतवर मिच यानी बोडो सरदार थे। ये आज के कोकराझार के पास की जगह है? जी बिल्कुल। उन्होंने 1515 के आसपास अलग अलग कबीलों को इकट्ठा किया और एक मजबूत राज्य बनाया। और मजे की बात देखिए, 1562 में राजा नरनारायण ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उन्होंने एक कानून बनाया कि गोहाई कमल अली सड़क के उत्तर में बोडो मैच रीति रिवाजों की रक्षा की जाएगी। तो सवाल ये है कि ये बदलाव आया कैसे?
इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, जनजाति जाति सातत्य। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही नदी से दो धाराएं निकल गईं। जड़ एक ही थी, बोडो कछारी, लेकिन वक्त के साथ एक धारा ने हिंदू धर्म अपना लिया, एक नई भाषा सीख ली, खेती के नए तरीके अपना लिए और वो एक हिंदू जाति बन गई, यानी कोच। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है बोडो या मेच, जो अपनी तिब्बती बर्मन भाषा और पारंपरिक बथु प्रथाओं से जुड़े रहे हैं। दूसरी तरफ कोच राजवंशी, जिन्होंने इंडो आर्यन भाषा और हिंदू धर्म अपना लिया। बोडो को एक मैदानी जनजाति के रूप में पहचाना गया, जबकि कोच एक जाति बन गए। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक था, जातीय नहीं। उनकी जड़ें एक ही थीं। कोच राजवंश अंदर से कमजोर हुआ ही था कि एक नई बहुत बड़ी ताकत ने दस्तक दी, ब्रिटिश। और उनके आने से जो पावर का समीकरण बदला, उसने बोडो लोगों की जिंदगी को जड़ से हिलाकर रख दिया। तो अंग्रेजों ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया कैसे? ये 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले 1864-65 में हुआ एंग्लो भूटान युद्ध। फिर 1865 में हुई सिंचुला की संधि, जिसके तहत अंग्रेजों ने भूटान से 18 दुआर हमेशा के लिए अपने नाम कर लिए। और आखिर में इन पूर्वी दुआरों को अविभाजित ग्वालपाड़ा जिले का हिस्सा बना दिया गया। बस इसी के साथ सदियों पुराना बोडो कोच और भूटानी राज खत्म हो गया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। अंग्रेजी हुकूमत और स्थानीय जमींदारी सिस्टम ने मिलकर बाहर से किसानों को लाकर बसाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर बोडो लोग अपने ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल होने लगे। उन्हें अपनी ही जमीन से दूर कर दिया गया। और यही वो घटना थी जो आगे चलकर बोडोलैंड आंदोलन की जड़ बनी। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसी संघर्ष और मुश्किलों के बीच से एक नई सुबह का जन्म हुआ, एक बोडो पुनर्जागरण। 20वीं सदी की शुरुआत थी और ग्वालपाड़ा के कुछ दूरदर्शी बोडो नेताओं ने एक सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना की ऐसी लहर चलाई जिसने सबको जगा दिया। और इस पुनर्जागरण के महानायक थे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा। उन्हें आधुनिक बोडो समाज का वास्तुकार भी कहा जाता है। कोकराझार के काजी गांव में जन्मे कालीचरण मेच ने 1905 में ब्रह्म धर्म आंदोलन शुरू किया, जो समाज सुधार का एक जबरदस्त अभियान था। उन्होंने समाज में फैली शराबखोरी और दुल्हन की कीमत जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा की ताकत को समझते हुए 1913 में टिपकाई में एक स्कूल भी खोला। लेकिन उनका सबसे बड़ा और साहसिक कदम आया 1929 में। उन्होंने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम यानी एक ज्ञापन सौंपा और उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा था कि बोडो लोग एक अलग स्वदेशी समुदाय हैं, वो आम हिंदू आबादी का हिस्सा नहीं है और उन्हें राजनीति में उनका हक, उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान का पहला और सबसे बुलंद ऐलान था। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ने एक मशाल जलाई थी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उस रोशनी को आगे ले जाने वाले कई और नायक थे, जिन्होंने उस नींव पर एक मजबूत पहचान की पूरी इमारत खड़ी कर दी। और इन नेताओं ने हर दिशा में काम किया। एक तरफ रूपनाथ ब्रह्मा थे, जो 1937 में पहले बोडो मंत्री बने और उन्होंने आदिवासी बेल्ट्स और ब्लॉक्स के जरिए जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी। तो दूसरी तरफ सतीश चंद्र बसुमतारी ने 1924 में बिबर नाम की पहली बोडो मैगजीन निकालकर एक साहित्यिक क्रांति कर दी। और नरपति बसुमतारी जैसे नेता भी थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में कूदे और बोडो समुदाय को देश की आजादी की लड़ाई से जोड़ा। अब एक और दिलचस्प किरदार की बात करते हैं और एक सवाल भी। बिजनी की रानी अभयश्वरी देवी, एक बहुत ही नेक शासक जिनका बोडो लोगों से बहुत गहरा नाता था। सवाल यह है कि क्या वो खुद बोडो कचारी थी? देखिए, इसका कोई सीधा लिखित सबूत तो नहीं है, लेकिन जो इशारे मिलते हैं वो काफी कुछ कहते हैं। पहली बात, वो किसी राजघराने से नहीं थी, बल्कि एक आम गांव की लड़की थी। दूसरी, उनकी शादी बिजनी राजघराने में हुई, जिसकी जड़ें सीधी बोडो कोच से जुड़ी थी। तीसरा, वो जिस इलाके पर राज करती थी वो बोडो कछारी का दिल था। और सबसे बड़ा सबूत, उन्होंने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि उसी जमीन पर बोडो पुनर्जागरण का पौधा पनप सका। तो कनेक्शन तो साफ दिखता है। तो इतनी सारी बातें, इतना इतिहास, इसका आज क्या मतलब है? ये पूरी विरासत आज की पीढ़ी के लिए क्या मायने रखती है? चलिए इस पर बात करते हैं। तो सवाल सीधा है, इन नामों का, इन जमीनों का, इन नेताओं के संघर्ष का, ये सारा इतिहास आज हमारे लिए जरूरी क्यों है?
क्योंकि एक कहानी जिसे भुला दिया जाता है वो एक पहचान है जिसे मिटा दिया जाता है। ये इतिहास इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक पूरे समुदाय की पहचान की नींव है और आज एक बहुत बड़ा खतरा है कि ये नींव कमजोर पड़ रही है। आज की युवा पीढ़ी शायद अपने ही कछारी या बोडो कछारी पुरखों के इस शानदार इतिहास के बारे में नहीं जानती। तो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत सीधा और मजबूत संदेश है, ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है, ये उनकी विरासत है, उनकी धरोहर है। इसे जानना, इस पर अपना हक जताना और इस मशाल को आगे लेकर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी ताकतें हैं जो चाहेंगी कि असम के इतिहास से ये पन्ने गायब हो जाएं। हमें सावधान रहना होगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस विरासत की कहानी का अगला पन्ना कौन और कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में नहीं बल्कि आज की पीढ़ी के इरादों में छिपा है। सोचने के लिए धन्यवाद। तो हमने अविभाजित गोलपारा में बोडो लोगों की एक अविश्वसनीय यात्रा देखी। इस जमीन के पहले मालिकों से लेकर एक राजवंश के निर्माता तक और फिर औपनिवेशिक शासन के तहत अपनी पहचान, भाषा और अधिकारों के लिए लड़ने वाले सुधारकों और सेनानियों तक। ये कहानी बोडो कछारी समुदाय, खासकर आज की युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है, एक आह्वान है। आपका इतिहास सिर्फ हार या संघर्ष का नहीं बल्कि गौरव, निर्माण और लचीलेपन का है। इसे मिटने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने पूर्वजों के संघर्ष को जानिए, उनकी विरासत को समझिए और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाइए। जानकारी और जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल, इस पूरी कहानी में हमने जनजाति जाति की निरंतरता देखी। एक ऐसा दौर जब पहचान तरल थी, जब एक ही समुदाय का एक हिस्सा हिंदू धर्म अपनाकर कोच जाति बन गया और दूसरा अपनी जनजातीय पहचान के साथ बोडो बना रहा। ये आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पहचान को लेकर इतनी बटी हुई और कठोर दुनिया में हम उस दौर से क्या सीख सकते हैं जब एक समुदाय का नाम बदल सकता था लेकिन उसकी पैतृक जड़ें एक ही रहती थी।